हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स का यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, क्लास 9th का। और पहला चैप्टर क्या है? गति। पहला चैप्टर क्या है? गति। गति क्या होता है? गति, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि गति किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि क्या ये गति अवस्था में कि स्थिर अवस्था में, तो हम ये कहेंगे कि ये तो स्थिर अवस्था में रुका हुआ है। ठीक है, मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट में, यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। और यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाती है। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो किसके नजर में हो रहा है? जिसके नजर में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उसके नजर में वस्तु गति अवस्था में कही जाएगी। और जिसके नजर में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि समय बढ़ रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु स्थिर अवस्था में कही जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी गति अवस्था किसको बोलेंगे? गति अवस्था को डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ेगी। और उस निर्देश तंत्र की सहायता से हम ये बताएंगे कि कौन सी वस्तु स्थिर है, कौन सी वस्तु गति कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, सपोज दैट हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हम ट्रेन चल रही है, खटर पटर की आवाज नहीं कर रही है, मतलब स्मूथली ट्रेन चल रही है, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। हमसे कोई अगला आदमी यदि पूछेगा, बाई चांस वो सो के उठा है, अगला आदमी यदि पूछे कि क्या ट्रेन चल रही है कि ट्रेन रुकी हुई है, तो चूंकि ट्रेन स्मूथली चल रही है तो अपने ट्रेन को गति में है कि स्थिति में है ये बताने के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? चारों बता भाई, हमें एक ऐसे चीजों की जरूरत पड़ेगी जो स्थिर रहे, यानी कि ट्रेन के साथ न चले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब हमको ट्रेन गति अवस्था में ऐसा बताने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खिड़की को खोलना पड़ेगा। यदि हम खिड़की खोलेंगे तो हम देखेंगे कि पेड़ तो पीछे जा रहा है, मतलब एब्सोल्युटली पेड़ तो पीछे जाएगा नहीं, तो इसका मतलब हमारी ट्रेन आगे जा रही है। यानी हमको ट्रेन गति में है ऐसा बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? हमको पेड़ की जरूरत पड़ी, यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत पड़ी जिसके सहायता से हम ये बता पा रहे हैं कि कौन सी वस्तु स्थिर है और कौन सी वस्तु गति में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गति और स्थिति को बताने के लिए हमको एक निर्देश तंत्र की, यानी एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी। उस वस्तु के नजर में हम ये बता पाएंगे कि कौन सी वस्तु गति अवस्था में है, कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में। ठीक है, तो गति अवस्था क्या होता है? गति अवस्था किसको बोलते हैं? यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ किसी एक विशेष वस्तु, मतलब वो विशेष वस्तु क्या हो जाएगा? निर्देश तंत्र। किसी एक विशेष वस्तु के नजर में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु, कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं यह एक विशेष वस्तु है और ये वस्तु है जिसका निर्धारण गति में है कि स्थिति में है, हमको इसके हिसाब से करना है। तो यदि इसकी स्थिति में समय के साथ समय बढ़ रहा है तो इसके स्थिति में, यानी यहाँ था थोड़ा सा यहाँ आ गया, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये वस्तु इस वस्तु की नजर में क्या है? गति अवस्था है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गति अवस्था किसको बोलते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है किसी एक विशेष वस्तु की नजर में, तो हम कहते हैं कि वस्तु क्या है? उस विशेष वस्तु के रेस्पेक्ट में, यानी कि परिप्रेक्ष्य में ये वस्तु क्या हो जाएगी? हमारी गति अवस्था में कही जाएगी। और यदि नहीं हो रहा है तो स्थिर अवस्था में कही जाएगी। जैसे हम ये कहें कि ये मार्कर स्थिर है कि गति कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई देखने वाला बोलेगा कि मार्कर तो सर जी के हाथ में ही है, तो इसका मतलब ये क्या है? स्थिर है। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है कि हम जिस पर खड़े हैं, यानी अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ सूर्य के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपने अक्ष के परितः भी घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई अंतरिक्ष यात्री देखेगा तो ये देखेगा कि मार्कर हमारे हाथ में है, तो मार्कर अर्थ के साथ घूम रहा है, यानी समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये गति अवस्था में कही जाएगी उस अंतरिक्ष यात्री के नजर में। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु एब्सोल्यूट, यानी कि एकदम गति में है,
क्लियरली हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी वस्तु गति में है या कौन सी वस्तु एकदम स्थिर है, तो स्थिर ही है। ठीक है, जैसे हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं कि भाई सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो इसका मतलब सूर्य को हम स्थिर मान लिए हुए हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूमता है, यानी एक दूसरे के नज़र में सभी वस्तु क्या है, गति अवस्था में है। तो गति और स्थिति यदि कोई पूछेगा, हमें डेफिनेशन बताना है, हमें मतलब बताना है कि गति क्या है, स्थिर स्थिति क्या है, तो हम किसी एक विशेष वस्तु के संदर्भ में ही बताएंगे, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है गति और स्थिति। ठीक है, गति और स्थिति में पहला चीज आता है सदिश, सदिश और अदिश। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है भैया, यानी वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े। वे भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, यानी सदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ दिशा की जरूरत पड़े। दिशा की क्या पड़े, जरूरत पड़े। दिशा की जरूरत पड़े, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो क्या सदिश राशियां किसको बोलते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़े, उसे सदिश राशियां कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं, जैसे कि विस्थापन हो गया। विस्थापन अभी बताएंगे आप लोगों को। विस्थापन, बल, भार और वेग आदि, ये क्या है, सदिश राशियां हैं। सदिश राशि यानी विस्थापन, बल, भार, वेग आदि। विस्थापन तो हम बताएंगे, बल के लिए भी दिशा की जरूरत पड़ती है। यदि हम ये कहेंगे 5 न्यूटन का इस पे बल लगाना है, तो भैया 5 न्यूटन का बल किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी बताना पड़ेगा। तो बल के लिए केवल परिमाण से काम नहीं हो रहा है, दिशा भी बताना पड़ेगा कि हाँ बल किस डायरेक्शन में लगाए। भार क्या है, ये भी सदिश राशि है। जैसे हम ये कहें भार होता क्या है, यानी पृथ्वी या फिर ये कहें कि कोई ग्रह किसी भी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर खींचती है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से नीचे खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, उसी बल को क्या बोलते हैं, भार। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार क्या होता है कि एक प्रकार का बल है जो कि पृथ्वी किसी वस्तु पर नीचे की तरफ लगा रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पृथ्वी पर है तो पृथ्वी तो बल लगा के खींचेगी। पृथ्वी बहुत ज्यादा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है तो पृथ्वी पर भार ज्यादा होगा। अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है, तो इसका मतलब चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब डायरेक्शन बदलने के साथ साथ वस्तु का परिमाण भी बदल जा रहा है। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सदिश राशि है। हम वेग वगैरह के बारे में बताएंगे। और अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े। परिमाण मतलब संख्या, जैसे कि 3 किलोमीटर, 3 की जरूरत पड़ रही है, 3 किलोमीटर की जरूरत पड़ रही है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उन भौतिक राशियों को क्या बोलेंगे हम, उन भौतिक राशियों को बोलेंगे हम
अदिश राशि, यानी कि जिनके लिए परिमाण की ही जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत न पड़े, उनको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। यानी कि केवल परिमाण की जरूरत पड़े, केवल परिमाण की जरूरत पड़े, दिशा की जरूरत क्या पड़े? न पड़े, तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं क्या? अदिश राशि। अदिश राशियों में क्या आता है? अदिश राशि में आता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और क्या आता है? द्रव्यमान आता है, समय आता है, समय, दूरी आता है, ठीक है, द्रव्यमान, समय, दूरी, और क्या आता है? चाल आता है। तो इन सभी के लिए द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान हर ग्रह पे समान रहता है। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु में जितना द्रव्य है उसका मान, द्रव्यमान मतलब मापन। तो द्रव्यमान यानी कोई वस्तु का द्रव्यमान किसी भी ग्रह में जाएगा तो बदलने वाला है नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान क्या है? दिशा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। जैसे समय क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी भी अदिश राशि है। चाल क्या है? चाल भी अदिश राशि है। तो इतनी बात समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम बताते हैं दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन क्या होता है? दूरी तथा विस्थापन, दूरी क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। दूरी किसको बोलते हैं? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, एकदम लीनियरली चल रही है, तो ये ए बिंदु से बी बिंदु पर, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, बी बिंदु पर पहुंची, तो ए से बी तक पहुंचने में रास्ते की लंबाई, मतलब ये रास्ता तय करी, तो इस रास्ते की लंबाई को ही क्या बोलेंगे? दूरी। या फिर मान लीजिए ऐसा रास्ता जो है, ऐसा रास्ता संभव है, यदि इस रास्ते से जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रास्ते की लंबाई क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। यानी दूरी के लिए हमें ये नहीं मतलब है कि हमें कहाँ से कहां तक जाना है, बस रास्ते की लंबाई, मतलब रास्ते से मतलब है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी, ठीक है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन ये होता है कि स्टार्टिंग से, यानी शुरू से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी कोई वस्तु यदि यहां से यहां पे जाया गया, चाहे जिस रास्ते से गया, ऐसा रास्ता भी मान ले पॉसिबल है, तो चाहे जिस रास्ते से गया वो कहां पहुंचा, यानी कि वो ए से बी पर ही पहुंचा, तो ए से बी की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए यह निष्कर्ष निकल रहा है कि वस्तु कहां से प्रारंभ हुआ और वस्तु कहां पे है। इसका मतलब दो बिंदुओं से मतलब क्या हुआ कि वस्तु कहां से प्रारंभ हुआ और कहां पे वस्तु पहुंचा। इसका मतलब विस्थापन के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, दिशा की जरूरत पड़ रही है कि वस्तु कहां पर है, ठीक है। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। तो विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कोई शराबी है, कोई शराबी है, वो क्या कर रहा है? मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है?
मान लेते हैं, दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं कोई शराबी है, ये ठीक है, मान लेते हैं कोई शराबी है और ये कर क्या रहा है कि अपने घर से 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8, यानी ये कर क्या रहा है कि मान लेते हैं कि ये किसी बारात में गया था और बारात से जाना था इसको अपने घर, ठीक है। तो अपने घर यानी कि हम ये भी मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, यानी उसके घर से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 मीटर, एकदम सीधा सा रास्ता है। वो थोड़ा सा नशे में था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तो कर क्या रहा था कि 2 मीटर आगे जा रहा था, 2 मीटर आगे जा रहा था, 2 मीटर आगे जा रहा था और क्या कर रहा था, फिर 1 मीटर पीछे आ रहा था। यानी 2 मीटर आगे गया तो उसे लगा कि घर बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं तो 1 मीटर पीछे चला जाए। तो यानी प्रत्येक स्थिति में वो 2 मीटर आगे जा रहा था और 1 मीटर पीछे आ रहा था। तो बताइए जब वो 0 से, यानी मान लेते हैं कि जहाँ पे वो खड़ा था उसकी पोजीशन 0 थी, जब वो 0 से 2 पे गया तो कितना मीटर गया, 2 मीटर, यानी कि दूरी कितना, दूरी तय कितना करना पड़ा, 2 मीटर, और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन भी 2 मीटर। अगर जब वो 1 मीटर फिर पीछे आ गया तो अब दूरी कितना हुआ, 2 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, यानी 2 मीटर इधर 1 मीटर इधर, यानी दूरी कितना हो गया, 3 मीटर। और विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन मतलब कहाँ था कहाँ पे पहुंचा, यहाँ था यहाँ पे पहुंचा तो ये विस्थापन हुआ। तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन 1 ही मीटर हुआ, यानी दूरी 2 मीटर हो जा रही है, दूरी 3 मीटर हो जा रही है, 2 और 1 3, और विस्थापन क्या है, 1 मीटर हो जा रहा है। फिर मान लेते हैं कि अगले सेकेंड में वो फिर 2 मीटर आगे गया, 2 मीटर आगे गया तो दूरी कितना हुआ, 2 इधर 1 इधर, 3 3 और 2 इधर, 3 और 2 5 मीटर, 5 मीटर दूरी तय किया। लेकिन वो पहुंचा कहाँ, वो अभी वो 3 पर ही है, मतलब घर नहीं पहुंचा, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, 3 घर के 3 के डायरेक्शन है, 3 मीटर पर ही पहुंचा है, अभी घर नहीं पहुंचा है। लेकिन दूरी तय कितना कर लिया, दूरी तय कितना किया, दूरी हमारा 5 मीटर तय कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन के लिए हमको ये आवश्यक है कि वो कहाँ पे था कहाँ पे पहुंचा, और दूरी के लिए इस बात की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ से भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो विस्थापन है, विस्थापन वो दूरी के, विस्थापन हमेशा हमेशा दूरी से या तो छोटा होगा और या तो बराबर होगा, ठीक है। यदि हम न्यूमेरिकल वैल्यू माने यानी मॉड लगाने तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन दूरी से या तो छोटा होगा, क्योंकि विस्थापन छोटा आ रहा है, दूरी हमेशा बड़ा आ रहा है, तो विस्थापन दूरी से या छोटा होगा या तो बड़ा होगा। यानी कि हम विस्थापन में दूरी का भाग दें तो ये हमेशा 1 के छोटा होगा और 1 के बराबर होगा, या 1 के बराबर होगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विस्थापन और दूरी समझ में आया। तो विस्थापन और दूरी में 3, यदि हम डिफरेंस निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस हम लिखेंगे अंतर। अंतर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन उसका, ये दोनों में अंतर, ये मान लेते हैं विस्थापन है और ये मान लेते हैं दूरी है। तो आप लोग लिखिएगा, तो विस्थापन और दूरी मतलब परिभाषा में लिख देंगे पहले कि क्या अंतर होता है, इसमें भी परिभाषा लिख देंगे। दूसरा विस्थापन सदिश है, विस्थापन क्या है, सदिश है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि विस्थापन, यानी कि विस्थापन 0 पॉजिटिव निगेटिव देख रहे हैं कि मतलब एक 0 पर आ जाता तो विस्थापन 0 होता, तो विस्थापन क्या होता है, 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और उल्टे दिशा में चलेगा तो ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी 0
धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ये गति के दौरान यदि वस्तु चल रही है तो उसकी दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी, इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होगा। गति के दौरान यदि स्थिर है तो जीरो होगी, और गति है, गति में है तो उसकी दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे चलते हैं। अब आते हैं चाल तथा वेग। चाल तथा वेग। चाल तथा वेग। चाल क्या होता है? चाल मतलब कि वो कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय कर रहा है वो किस हिसाब से तय कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए और बी को, ये ए है और ये बी है, सेम दूरी है, सेम दूरी। ए और बी को सेम दूरियां तय करना है। ए जल्दी तय कर लेता है और बी देरी में तय करता है। मतलब ए जो है वो जल्दी तय कर लेता है कि ए यानी कि पछाड़ देता है, ए जो है बी को पीछे कर देता है, ए की रफ्तार बी से ज्यादा है। तो कहने का मतलब दोनों को सेम दूरियां तय करना है, लेकिन दोनों की दूरियों को तय करने में क्या अंतर आ रहा है कि एक जल्दी तय कर ले रहा है, दूसरा देरी से तय कर रहा है। तो जल्दी वाले का हम कह सकते हैं बहुत जल्दी तय कर रहा है, यानी रफ्तार ज्यादा है। तो इस रफ्तार को यानी हम बोलते हैं क्या है, स्पीड यानी कि चाल बोलते हैं। तो चाल को परिभाषित कैसे करते हैं? हम इन दोनों की तुलना करने के लिए कि कौन कितना ज्यादा जा रहा है, हम यूनिट टाइम यानी कि एकांक समय से तुलना करते हैं। किससे तुलना करते हैं? एकांक समय से। यानी एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को, एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। यानी कि एक सेकेंड में वस्तु के एकांक समय में 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा ये भी हो सकता है। तो 1 सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई। एकांक समय में यानी 1 सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड न लिख करके हम एकांक समय में लिख दें। एकांक समय में तो एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। यानी 1 सेकेंड में कितने, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को भी चाल बोलते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। यानी मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? यदि 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 100/5 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे इसको? इसका चाल कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसके लिए मैंने किया क्या? ये क्या है? ये दूरी, ये है दूरी, ठीक है। और ये क्या है? एस क्या है? समय। तो दूरी बटे समय को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, ठीक है। तो एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। और चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसका जो है SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, 1 मिनट और, विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। और दूरी का भी SI मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। अब आते हैं वेग में। किसमें? वेग में। ठीक है, वेग में आते हैं। वेग क्या होता है?
एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है, या विस्थापन के परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं? वेग। यानी कि वेग किसको बोलते हैं? वेग किसको बोलते हैं? एकांक समय में एकांक का मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा। एकांक समय में वस्तु का विस्थापन एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। एकांक समय में वस्तु का विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है, या विस्थापन के परिवर्तन के समय दर को क्या बोलते हैं? विस्थापन परिवर्तन समय दर को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और चूंकि विस्थापन 0 भी हो सकता है तो वेग भी 0 हो सकता है। कोई वस्तु गया वापस आ गया तो वेग भी 0 हो सकता है, वेग पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो बहरहाल तो चाल और वेग में अंतर हमें निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे कि चाल जो होता है, पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अदिश है कि सदिश है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो चाल है वो 0 नहीं होगी यदि ये चल रहा है तो, और जो हमारा वेग है वो 0 पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं चाल के प्रकार पर। चाल के प्रकार कितने होते हैं? अब ध्यान से देखिए, मतलब हम कैटेगराइज, एक होता है और दो होते हैं। एक समान चाल, और एक क्या होता है? असमान चाल। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वस्तु का चाल क्या कहलाता है? एक समान चाल कहलाता है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो वस्तु का जो चाल है वो एक समान चाल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकेंड में, यानी हर एक सेकेंड 0, 1, 2, 3, 4, यानी 1 सेकेंड लगा, 1 मीटर गया, फिर 1 सेकेंड लगा, फिर 1 मीटर गया, फिर 1 सेकेंड लगा, फिर 1 मीटर गया, फिर 1 सेकेंड लगा, फिर 1 मीटर गया। तो हर एक सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। और जब समान समय में समान दूरी तय करेगा तो हम कहते हैं वस्तु का जो चाल है वो एक समान चाल है। और जब समान समय में असमान दूरी तय करे, यानी कि समय तो समान है, यदि यहीं पे हो जाता 0, 1, 2, 3, यानी कि 1 सेकेंड में कितना गया? 1 मीटर। फिर अगले 1 सेकेंड में चला गया, यहाँ पे अगले 1 सेकेंड में चला गया, मान लेते हैं 2 यहाँ, अगले 1 सेकेंड में चला गया कहाँ? ये 2.5 पे। तो 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, लेकिन अगले 1 सेकेंड में 1 मीटर से चला जा रहा है, यानी समय तो समान है लेकिन दूरी असमान है। तो इस प्रकार के गति को क्या बोलते हैं? असमान गति। ध्यान रहे, एक बात ध्यान से देखिए, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या किसी की गति सड़क पर एक समान हो सकती है? ध्यान से बताइएगा। ये एक समान जो चाल है वो क्रिटिकल, मतलब थोड़ा सा बहुत ही रेयर केस है। रेयर मतलब कि कभी कभी हो सकता है, आइडियल, आदर्श केस है। यानी एक समान चाल बहुत ही आदर्श केस है। ठीक है, आदर्श, हम कभी भी एक समान चाल से नहीं चल सकते सड़क पर। ब्रेक तो मारना पड़ेगा, या कोई आया है या फिर हम पैडल मार रहे हैं तो
हमें ब्रेक मारना पड़ेगा या फिर कोई सड़क नहीं खराब है तो हमारी स्पीड घट जाएगी, तो हमारा चाल जो है एक समान नहीं हो सकता। असमान चाल किसको बोलते हैं? असमान चाल, हम असमान चाल से ही गति करते हैं लेकिन हम निकालते हैं एक समान चाल। चलते असमान चाल से है लेकिन निकालते हैं एक समान चाल। और जब हम असमान चाल से एक समान चाल निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल। जब असमान चाल से एक समान चाल निकालते हैं तो उस चाल को क्या बोलते हैं? औसत चाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं औसत चाल मतलब, औसत चाल मतलब, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। मान लेते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु क्या कर रहा है कि 3 सेकेंड में कहाँ चला गया? 50 मीटर की दूरी तय कर लिया। फिर अगले 2 सेकेंड में कहाँ चला गया? 30 मीटर की दूरी तय कर लिया 2 सेकेंड में। और फिर अगले 3 2 5 सेकेंड में, अगले 5 सेकेंड में चला गया 20 मीटर। तब बताइए, मतलब उसका चाल तो समान नहीं है, हम ये पक्का जानते हैं, लेकिन अब क्या निकालना है हमको? औसत चाल, यानी ऐसा चाल जो प्रत्येक समय के लिए क्या हो? समान हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम देखेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में ना दूरी तय कितना किया और कितना समय लगा। तो कुल दूरी तय कितना किया? 100 मीटर, यानी 50 30 80, 80 और 20 100। और समय कितना लगा? यानी कि 2 3 2 5 सेकेंड, 5 5 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 मीटर प्रति सेकेंड यानी हर एक सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है। तो क्या हर एक सेकेंड में 10 मीटर चल रहा है? नहीं चल रहा है, असमान चाल से चल रहा है। लेकिन फिर भी हम एक समान चाल माने तो ऐसे कंडीशन में इस चाल का नाम देंगे क्या? औसत चाल। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चाल हो गया। अब आता है त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है? यदि मान लीजिए हम किसी हाईवे पे बाइक चला रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड से, किससे? 20 मीटर प्रति सेकेंड से। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड से चला रहे हैं, हम थोड़ा सा स्पीड एक्सलेरेट कर दिए। मतलब हम क्या कर दिए? हम स्पीड को और बढ़ा दिए। तो स्पीड बढ़कर हो गई 40 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन तुरंत 40 मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो हम टाइम मान लेते हैं कितना लगा? टाइम को हम 4 सेकेंड मान लेते हैं। यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड से बाइक जो हो गई हर एक सेकेंड में ऐसी हो गई कि हर एक सेकेंड में 40 मीटर दूरी तय कर रही है। तो हम 4 सेकेंड में, यानी कि 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड के बाद हुई, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि भाई हम कितना स्पीड बढ़ाएं। तो हम 4 सेकेंड में कितना स्पीड बढ़ाएं? 40 - 20 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब 4 सेकेंड में हम 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में कितना बढ़ाएंगे? 20/4 एक नियम से, यानी कितना आ गया? 4 5 20, 5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हर एक सेकेंड में हम 5 मीटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी हर एक सेकेंड में हम 5 मीटर पर सेकेंड का वेग बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये एक प्रकार से वेग बढ़ाने का समय दर हुआ। तो हम ये कहते हैं त्वरण क्या होता है कि एकांक समय में वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण किसको बोलते हैं? एकांक समय में वेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं।
एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो त्वरण किसको बोलते हैं? एकांक समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, यानी वेग कितना परिवर्तन हुआ और 1 सेकेंड में कितना परिवर्तन हुआ, उसी को क्या बोलेंगे? त्वरण। तो त्वरण के लिए हम जानते हैं, यदि हम अंतिम वेलोसिटी को यानी कि लास्ट वाली वेलोसिटी को, ये इसको प्रारंभिक वेलोसिटी मान लें u, प्रारंभिक वेलोसिटी को यानी प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने किया क्या यहाँ पे? हमने किया क्या? ये 20 कैसे आया था? v माइनस यू से, और ये 5 कैसे आया था? टाइम का भाग देने से, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। डेफिनेशन से हम फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है? त्वरण का फार्मूला है। और त्वरण का जो है SI मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं? तो एक समान, यदि हर एक सेकेंड में एक समान चाल बढ़ रहा है तो एक समान त्वरण, और हर एक सेकेंड में एक समान चाल नहीं बढ़ रहा है, अलग अलग बढ़ रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो असमान त्वरण। यदि मतलब यदि ब्रेक लगा रहे हैं, कार स्पीड में है, ब्रेक लगा रहे हैं, तो हर एक सेकेंड में एक समान रूप से घट रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। और असमान रूप से घट रहा है तो हम बोलते हैं असमान मंदन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बोलते हैं, तो आगे चलते हैं। तो a इज इक्वल टू, फिर से a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या बोलते हैं? त्वरण। यदि हम डेल्टा टी मतलब समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। तो यदि हम इसको इधर ले आए तो a डेल्टा टी इज इक्वल टू v माइनस यू को इधर ले जाएं, यानी कि कुल मिला के v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस a डेल्टा टी। यदि हम समय को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तब परिवर्तन कितना होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये गति का क्या है? प्रथम समीकरण है। गति का क्या है? ये प्रथम समीकरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन बताते हुए आगे चलते हैं। एक वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक समान त्वरण से चलते हुए 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु का विस्थापन, इस समय के दौरान विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है एक वस्तु विरामावस्था से चल रहा है, तो इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 सेकेंड में, यानी टाइम कितना ले रहा है? 4 सेकेंड, और v क्या है? 20 मीटर, यानी हम v किसको मानते हैं? 20 मीटर पर सेकेंड। v मतलब कि कुछ समय के पश्चात जो, यानी समय के पहले वाला u, कुछ समय के पश्चात वाला v, तो v क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? इस समय के दौरान, यानी कि ये 0 है, ये कितना है? 0 है, और ये कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड है। कितना है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कितना है?
ये है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 0 से 20 मीटर प्रति सेकेंड जब हुआ तो कितनी दूरी वो तय किया, कितना विस्थापन हुआ, ये निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे कैसे इसको? क्योंकि यदि आपसे ये कहा जाए कि कोई वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है तो 5 सेकेंड में कितना जाएगी भैया? 10 मीटर। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर हो जाएगी। कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है तो 10 सेकेंड में कितना जाएगी? 40 मीटर। लेकिन यहाँ पे बात उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर वेग उसका 0 है और इसके बाद वेग बढ़ता जा रहा है, यानी वेग जो है एक समान नहीं है, एक समान वेग नहीं है। और यहाँ पर जो वेग है 20 मीटर पर सेकेंड है, बाकी इससे पहले 20 मीटर पर सेकेंड से कम है, यानी यहाँ दिया है एक समान त्वरण से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक समान वेग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ऐसा वेग फाइंड करेंगे जो प्रत्येक समय के लिए क्या हो? एक समान हो। इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे? औसत वेग। औसत वेग, और औसत वेग क्या होता है? v प्लस यू अपॉन 2, यानी प्रारंभिक यदि त्वरण एक समान है तो प्रारंभिक अंतिम बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 0 प्लस 20 बाई 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी वेग कितना हुआ? 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी अब ये 10 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड के लिए समान हो गया, यानी जहां पे 0 था वहां पे भी हम मान लिए इसका वेग कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए, यदि वो हर एक सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है तो 4 सेकेंड में कितना जाएगा? 4 सेकेंड में कितना जाएगा? यानी s इज इक्वल टू 4 गुणे 10, यानी कि 40 मीटर। 4 सेकंड में कितना जाएगा? 40 मीटर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई वस्तु यदि हर एक सेकंड में, यानी ये काल्पनिक वेग है, ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमने देखिए वेग असमान है, तो असमान वेग से हम एक समान वेग प्राप्त किए, यानी औसत वेग प्राप्त किए, और फिर इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो हम गति के प्रथम समीकरण को बता दिए थे। अब गति के द्वितीय समीकरण को चलते हैं। गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, प्रारंभिक चाल उसकी u है। प्रारंभिक चाल कितनी है? प्रारंभिक चाल कितनी है? प्रारंभिक चाल है u। किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल कितना है? u। t समय के पश्चात उसका वेग हो जा रहा है v, और त्वरण एक समान है, तो एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण है, तो है कितना? a। और विस्थापन निकालना है। विस्थापन कितना होगा? यानी विस्थापन s कितना होगा? यानी प्रारंभिक चाल है u, t समय के पश्चात चाल है v, और एक समान चाल मतलब लीनियर है, हम मतलब एक ही लाइन पे चल रहा है, एक रेखा पे चल रहा है, तो हम त्वरण मतलब चाल और वेग को एक समान मान सकते हैं। तो एक समान त्वरण क्या है? a। विस्थापन क्या है? s। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पहले फिगर बनाएंगे, यहाँ पे u है और यहाँ पे क्या है? v है, और कितने समय में समय मान लेते हैं t, समय में, यानी u वेग से v वेग हो जा रहा है, यानी यहाँ पे भी चाल एक समान नहीं है, और जब चाल एक समान नहीं है तो हम दूरी नहीं निकाल पाएंगे, विस्थापन नहीं निकाल पाएंगे। विस्थापन कब निकलेगा? जब चाल एक समान होगा, यानी सबसे पहले हम एक समान चाल निकालेंगे, यानी कि औसत चाल कितना आएगा? औसत चाल बराबर u प्लस v अपॉन 2, औसत चाल हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है विस्थापन, यानी s इज इक्वल टू औसत चाल। अब औसत चाल मतलब एक प्रकार से एक समान चाल प्राप्त हुआ, औसत चाल गुणे समय। तो औसत चाल कितना है? v प्लस यू अपॉन 2 इंटू समय कितना है? t, यानी हम लिख सकते हैं vt प्लस ut अपॉन 2। ठीक है, vt प्लस ut अपॉन 2। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया?
अब इसका काम तो है नहीं, इसको इरेज कर देना, ठीक है। कहने का मतलब हम v की वैल्यू रख देते हैं u प्लस ए टी, u प्लस ए टी इंटू टी और प्लस यू टी अपॉन 2। क्या है यहाँ पे, ये हम जानते हैं कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस्तेमाल कर दें, तो अब यहाँ हो जाएगा यू टी प्लस ए टी स्क्वायर प्लस यू टी अपॉन 2, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि अलग अलग भाग देंगे तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, यानी s बराबर क्या आ जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये क्या है, ये गति का दूसरा समीकरण है। गति का दूसरा समीकरण कैसे आया है कि जब हम वेग को एक समान माने हैं, यानी गति का दूसरा समीकरण तभी लागू होगा जब वेग में परिवर्तन होगा, और यदि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम साधारण फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। गति का फार्मूला तभी हम लगाएंगे, या लगा सकते हैं लेकिन तभी लगता है, यानी कि तभी रियल, मतलब ऐसे तो काम चल जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय से, लेकिन जब वेग परिवर्तन होगा तो हम अपना ब्रह्मास्त्र निकाल देंगे, यानी कि गति का समीकरण लगा देंगे। इसमें ध्यान रहे त्वरण जो होता है वो एक समान होता है, ठीक है। अब आते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। तो गति का तीसरा समीकरण है क्या, हम जानते हैं प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम 2a दोनों में a कॉमन ले सकते हैं, और चूंकि हमें s बनाना है, नीचे क्या बनाना है, नीचे 1/2 है, इसलिए हम 2a भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक कैंसिल, एक a तो बाहर निकाल लिए तो a टी स्क्वायर बचा, और चूंकि मल्टीप्लाई करने पर ये केवल यहाँ एक ही आना चाहिए, यहाँ 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, अब प्लस यू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, और ये है क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है क्या, s, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ये गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो अब आते हैं ग्राफ पे, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ किस पे आते हैं, विस्थापन समय ग्राफ पे, ठीक है। तो विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं, ये क्या है, ये विस्थापन है यानी कि s, और इसको मान लेते हैं ये क्या है, t, ठीक है। ये 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और ये हो गया हमारा 5 सेकेंड, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये क्या है 50, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, कोई वस्तु है 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रही है, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर गई, यानी कि 20 मीटर पर पहुंच गई, फिर अगले 1 सेकेंड में फिर 30 मीटर पहुंच गई, फिर अगले 1 सेकेंड में 4 सेकेंड में 40 मीटर पहुंच गई। यदि हम इसको ऐसे मिला के आगे बढ़ाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, क्या शो करेगा, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा। और कहने का मतलब यह है कि हर एक सेकेंड के लिए चली गई दूरी समान है, यानी चाल एक समान है, तो एक समान चाल के लिए स्ट्रेट लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा, तिरछी रेखा शो करेगा। और यदि हमारा ग्राफ इस प्रकार हो, यदि हमारा ग्राफ क्या हो, यदि हमारा ग्राफ
इस प्रकार हो ऐसे कि समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन दूरी आगे नहीं बढ़ रहा है, दूरी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस केस में यानी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा वस्तु स्थिर है, यानी कि वस्तु क्या है, स्थिर है। ठीक है, यानी वस्तु आगे नहीं बढ़ रहा है, वस्तु जहां का तहां है, यानी ये विरामावस्था को शो करेगा। ठीक है, अगर ग्राफ तिरछा है, तिरछा ग्राफ है तो एक समान चाल को, ग्राफ समांतर है एक्स एक्सिस के तो रुका हुआ है, और यदि ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान चाल नहीं। सीधी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्या होता है, मान लेते हैं ये वेग है। अच्छा, एकदम सीधा लाइन खींचे, एकदम सीधा लाइन खींचे। ठीक है, एकदम सीधा लाइन खींचे। लाइन थोड़ा सा मोटा हो, चलिए यहां पे क्या है, वेग है, ये क्या है, टाइम है, 0 1 2 3 4, और ये 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। कोई वस्तु यदि मान लेते हैं कि 0 यानी समय, कोई वस्तु जा रही है, हम क्या किए कि जब से हम उस वस्तु का कैलकुलेशन शुरू किए तब से हम टाइम माप रहे हैं, यानी 0 से माप रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जब से हम वस्तु जा रही थी, ट्रक कोई जा रही थी, हमने देखा ट्रक 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, यानी जब भी हमने समय स्टॉपवॉच चालू किया तो ट्रक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड बाद ट्रक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, फिर 1 सेकेंड बाद यानी कि फिर समय बीता 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रक की स्पीड उतने का उतने है। यानी कि यदि एक समान यानी समांतर आ जाए, इसके समांतर आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं ये जो समांतर रेखा है वो एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है, एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है। जबकि विस्थापन समय ग्राफ में यदि समांतर रेखा था तो किसको प्रदर्शित कर रहा था, वस्तु विरामावस्था में, ऐसा बता रहा था। लेकिन जब ये एक्स अक्ष के पैरेलल है वेग समय ग्राफ में, तो हम क्या कहेंगे, वस्तु क्या है, वस्तु विरामावस्था में। ठीक है, अगर तिरछी रेखा है तो हम कहेंगे कि वस्तु क्या है, एक समान त्वरण से आगे जा रही है, यानी कि जैसे कि एक समान वेग के लिए हम बनाए थे ना, एक समान त्वरण से बढ़ रही है आगे। ठीक है, यानी 0 सेकेंड में 0 है मान लेते हैं, 1 सेकेंड में 10 मीटर हुआ, फिर 2 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, फिर 3 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, फिर 4 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो क्या है, वस्तु त्वरित हो रही है और एक समान त्वरण से चल रही है। यदि ऐसे हुआ तो इसका मतलब वस्तु एक समान त्वरण से नहीं चल रही है। यदि ग्राफ उल्टा हुआ यानी कि वेग घट रहा है, लगातार वेग क्या हो रहा है, मतलब ये वाली दूरी लगातार कम हो रही है, तो वस्तु एक समान से मंदित हो रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन वगैरह के साथ। जो टॉपिक छूटा रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे।